हेलो। मैं राहुल कुमार सिंह हूँ और मैं VSS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। और मैंने जो कल के टॉपिक जो है उसी को आज कंटिन्यू करूँगा। कल मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था क्योंकि मैं कुछ काम मुझे करने थे, इसलिए मैं बिजी था, डायरेक्टली टॉपिक पे आया था। आज मैंने दे दिया। और मैं इसके साथ साथ जो MBBS कोर्स है वो एक इंटीग्रेटेड वर्जन में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करके उसको मिला के उसके जो कंटेंट से थोड़े से मिला के अपना नॉलेज शेयर करूंगा आपसे। और फिर एक नीट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी कुछ फॉर्मूलेस जो भी केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो मैंने खुद पे अप्लाई किया था वो भी आपको बताऊंगा अपने वीडियो से। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस टॉपिक पे, प्रीवियस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग जो पढ़े थे कल उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम थे पेन पे, ठीक है, हम थे पेन पे। पेन क्या है? पेन एक जस्ट स्टिमुलस है और ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर से पेन ट्रांसमिट होता है। और क्या है, ए डेल्टा फाइबर जो होता है वो स्पीड ट्रांसमिट करता है, सी डेल्टा फाइबर सी जो होता है वो स्लो ट्रांसमिशन करता है। फास्ट पेन, स्लो पेन, फास्ट पेन ए डेल्टा और सी स्लो पेन। फिर पाथवे में हम लोग देखेंगे, पाथवे में क्या है, ए डेल्टा जो है वो डायरेक्टली थैलामस पे चले जाता है, थैलामस से जाके प्रोजेक्ट हो जाता है फ्रंटल और सोमेटोसेंसरी एरिया में। और फिर जो सी फाइबर्स जो है वो अपने रेटिकुलर सिस्टम से कनेक्टेड है। तो अगर साथ ही साथ सी फाइबर्स जो है वो रेटिकुलर सिस्टम के साथ भी प्रोजेक्ट होते हैं थैलामस में, और थैलामस से वो सोमेटोसेंसरी एरिया और सिंगुलेट फ्रंटल एरिया में जाके प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी CNS से मॉड्यूलेशन होगा, किसका, पेन का मॉड्यूलेशन जो होगा, मतलब मॉडिफाई होगा, या पेन को बढ़ाया जाएगा या पेन का इंटेंसिटी कम किया जाएगा, दिस ऑकर्स थ्रू सी फाइबर्स। बिकॉज सी फाइबर्स जो है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और अदर सिस्टम से, अदर CNS के एरिया से जुड़े हुए हैं। जबकि ए डेल्टा फाइबर जो है वो डायरेक्टली पेन को क्या करता है, पेन को डायरेक्ट ट्रांसमिट करता है, ठीक है। उसका ट्रांसमिशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये जो है ये मॉड्यूलेशन में ज्यादा काम करता है। सी फाइबर को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, ठीक है। ए डेल्टा फाइबर में मॉड्यूलेशन नहीं होता, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे हम लोग सेंसिटाइजेशन और मॉड्यूलेशन। सेंसिटाइजेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज सेंसिटाइजेशन, तो सेंसिटाइजेशन एक मतलब सेंसिटाइजेशन जो है वो पेन में ही नहीं, वो टच में भी हो सकता है, वो टेस्ट भी हो सकता है, टेस्ट भी सेंसिटाइज हो सकता है, हियरिंग भी सेंसिटाइज हो सकता है। तो सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है? सेंसिटाइजेशन जो है वो हमारे जितने भी सेंसरी स्टिमुलस है उनको बढ़ा सकता है, उनका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा इस फेनोमिना से। ये एक फेनोमिना है जिसमें जो अगर लो इंटेंसिटी का स्टिमुलस देंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो हाई इंटेंसिटी का स्टिमुलस रिसेप्ट करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। हाई इंटेंसिटी स्टिमुलस सिग्नल्स ड्यू टू सम ऑफ द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स की वजह से वो स्टिमुलस जो होगा वो हाईली इंटेंसिफाइड हो जाएगा एंड इट विल रीच टू ब्रेन, और उसी के अगेंस्ट में हम लोग रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सेंसिटाइजेशन जो होता है, तो सोचिए कोई एक इन्फ्लेम्ड एरिया है। सेंसिटाइजेशन होता कैसे है मैं बता रहा हूँ। कोई एक इन्फ्लेम्ड एरिया है, ऑलरेडी डैमेज एरिया है, ऑलरेडी इंज्यूर्ड एरिया है, मेरे स्किन का कोई एक पार्ट इंज्यूर्ड है ऑलरेडी। जब वो इंज्यूर्ड है तो उसके इंजरी सोचिए बर्न हो गया है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब सेल्स बर्न हो गए रहते हैं, सेल्स इंज्यूर्ड हो गए रहते हैं, पहले से ऑलरेडी इंज्यूर्ड हो गए रहते हैं, प्रीवियसली वो इंज्यूर्ड हो गए रहते हैं, ठीक है। जब इंज्यूर्ड हो गए रहते हैं तो वो क्या होता है, वो जितने भी मेडिएटर्स है, सेल मेडिएटर, जितने भी केमिकल सब्सटेंस जैसे कि ब्रेडिकाइनिन, जितने भी केमिकल सब्सटेंस है ऑलरेडी रिलीज करके वहां के एनवायरमेंट में बहुत सारे जो पेन
पेन स्टिमुलेटिंग मेडिएटर्स वहां रहते हैं, ठीक है। वो तो वहां जब हम अगर टच करेंगे, सिर्फ टच, लिटिल टच, स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ टच करेंगे, स्मॉल टच करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ब्रेडिकाइनिन और ये जो है ये सब ये ऑलरेडी पहले वहां मौजूद है, ये क्या करेंगे, ये लोग वो वीसीएस साइकिल स्टार्ट कर देंगे। मैंने कल बताया था आपको वो वीसीएस साइकिल क्या, सेकेंडरी पेन एक्टिवेशन में वो वीसीएस साइकिल बताया था, जिस वीसीएस साइकिल के दौरान क्या होगा कि जो एक छोटा सा टच जो है वो भी बड़े पेन को स्टिमुलस इनिशिएट कर सकता है। समझ में आया? तो उस वो वीसीएस साइकिल ध्यान दीजिए। ब्रेडिकाइनिन क्या करेगा, इंड्यूस करेगा नर्व को इंड्यूस करने के बाद सब्सटेंस पी रिलीज होगा, सब्सटेंस पी रिलीज होने के बाद फिर से वो ब्रेडिकाइनिन को ये कराएगा। तो ये वीसीएस साइकिल, ये वीसीएस प्रोसेस चलते रहता है। ये जो केस होता है, ये सेंसिटाइजेशन जो होता है, ये सेंसिटाइजेशन होता है पेरिफेरी में, पेरिफेरी मतलब स्किन जहां मेनली अफेक्ट होता है वो पेरिफेरी में ये सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है। पेरिफेरी में समझ में आया? तो लेकिन सेंसिटाइजेशन बोथ पेरिफेरल रीजन एंड सीएनएस में भी सेंसिटाइजेशन देखा जाता है। सीएनएस में कैसे देखा जाता है, क्योंकि सीएनएस में न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो डोर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है, डोर्सल हॉर्न, सॉरी बोल रहा हूं, स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल हॉर्न एरिया में क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर जाके यहाँ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से लगेगा। ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मैं बना दे रहा हूं ऐसे ही थोड़ा मोड़ा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से लगेगा, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से लगेगा। तो इस एरिया में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, इस एरिया में न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनका काम है सपोर्ट करना। न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो सपोर्टिंग, और वो क्या करेंगे, इस माइक्रो एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं। मतलब समझ में आया? ये जो सिनेप्स है, ये सिनेप्स को वो लोग क्या करते हैं, ये सिनेप्स के आसपास, और ये न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या है, सपोर्टिंग सेल्स, और तो उसी के हिसाब से वो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के जो सिनेप्स है, सिनेप्स के आसपास वो क्या करते हैं, ये इसका माइक्रो एनवायरनमेंट को वो लोग कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर रहता है, जैसे कि ग्लूटामेट मैंने कल बताया है, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी रिलीज होता है। तो ग्लूटामेट जो है वो तो डायरेक्टली रिलीज होकर डायरेक्टली ट्रांसमिट करवा देता है, पर सब्सटेंस पी जो होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है। एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस पी जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है। तो जब एक्यूमुलेट होगा तो पेन जो है वो धीरे जो है वहां बढ़ने लगेगा, जो क्रोनिक पेन, जिसके वजह से क्रोनिक पेन भी होता है। तो जो ये सेंसिटाइजेशन जो है वो एक क्रोनिक पेन का ही हिस्सा है। तो एक क्रोनिक पेन में भी सेंसिटाइजेशन ही होता है, और इसमें भी तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो कंजर्व माइक्रो एनवायरनमेंट की वजह से ड्यू टू न्यूरोग्लियल सेल्स, इनके वजह से सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है। और पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन क्यों होता है? पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन मैंने बता दिया। पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है क्योंकि वीसीएस साइकिल की वजह से, वो वीसीएस साइकिल की वजह से पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है। सेंसिटाइजेशन होता है, ये हेरिसन में दिया है, आपको अगर चेक भी करना है तो मैं गलत बता रहा हूं कि क्या बता रहा हूं, आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। और जरूरी भी रहता है कि जज करना चाहिए हमेशा, ब्लाइंडली डोंट फॉलो एनीबॉडी, ठीक है। अब ये हुआ सेंसिटाइजेशन का बात। अब सेंसिटाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सनबर्न। क्या? सनबर्न जो है सेंसिटाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंसिटाइजेशन, ठीक है, सनबर्न, ठीक है। ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स को मैंने ऑलरेडी बता चुका है, उनमें भी बोथ सी एंड ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, लेकिन सी फाइबर्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं।
तो ये जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उन लोगों में ये दोनों होता है, लेकिन वो कभी भी पेन जो होता है वो ट्रांसमिट नहीं कराते, वो पेन स्टिमुलस ही वहां प्रोड्यूस नहीं होता जब तक वो ऑर्गन जो है डिजीज्ड ना हो जाए, क्या डिजीज्ड ना हो जाए या इन्फ्लामेशन ना हो जाए उस ऑर्गन पे। समझ में आया? तो विसरल ऑर्गन तब तक पेन, मतलब आपको विसरल ऑर्गन का तब तक पेन आपको परसीव नहीं होगा जब तक वो ऑर्गन जो है वो डिजीज्ड या उस ऑर्गन में कुछ लेजन या कोई भी लेजन ना हो जाए, कुछ जब तक इन्फ्लामेशन ना हो जाए या डिजीज ना हो जाए। तो क्या होगा, जैसे कि विसरल ऑर्गन कोई है, लिवर, सोचिए लिवर, ठीक है, लिवर है, ठीक है, लिवर का विसरल पेरिटोनियम है, विसरल पेरिटोनियम है, ठीक है। ऐसे ही किडनी सोच लीजिए, विसरल पेरिटोनियम है, पैराइटल पेरिटोनियम है, विसरल और पैराइटल पेरिटोनियम। लीवर ले लीजिए और ये ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए, हार्ट, या हार्ट में क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम, और या आप ले लीजिए किडनी का पैराइटल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम में क्या डिफरेंस है मालूम है? ये डिफरेंस मैं क्यों बता रहा हूं आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको क्या बताया, मैं बताया कि जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनमें तब तक पेन वो शो नहीं करेंगे जब तक उनको डिसीज होगा नहीं, ठीक है, पेन स्टिमुलेशन पता नहीं चला। हमारे एक चीज जानते हैं आप, हमारे दिमाग को फर्स्ट हैंड में ये मालूम नहीं होता कि हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं कि नहीं। वो तो हम पढ़े हैं, बुक से पढ़े हैं, तो हमें पता चल रहा है कि इंटरनल ऑर्गन्स है, पर असली में हमारे दिमाग में ये मेमोरी नहीं है कि हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स है कि नहीं, ठीक है। हमारे दिमाग ये जानता है स्किन है, क्योंकि वो देख रहा है, सब कुछ परसीव कर रहा है, पर जो भीतर का चीज है वो तो परसीव नहीं कर रहा है ना। तो इसी के वजह से जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो जब तक डिजीज ना हो जाए तब तक पेन ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे अब विसरल ऑर्गन में पेन ट्रांसमिट हुआ? विसरल ऑर्गन में जो विसरल पेरिटोनियम होता है, विसरल पेरिटोनियम होता है, जब वो डैमेज होगा, विसरल ऑर्गन का डुअल ट्रांसमिशन है, क्या, डुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। डुअल ट्रांसमिशन मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो विसरल पेरिटोनियम से और पैराइटल पेरिटोनियम दोनों से ट्रांसमिट करते हैं, दोनों से पेन ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, दोनों से पेन ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो विसरल पेरिटोनियम से वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं? थ्रू सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। कैसे? थ्रू सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। कैसे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स? बोले सिंपैथेटिक नर्व फाइबर तो सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन और ये वैसोमोटर सेंटर से स्टिमुलेट होता है और कुछ। तो बात ये है कि जब नोसिसेप्टर्स मतलब वही ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स, जब क्या होगा, इन्फ्लामेशन, विसरल ऑर्गन्स को इन्फ्लामेशन या इंजुरी उन लोगों को हो जाएगा, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, इंजूर्ड हो जाएंगे। इंजूर्ड और क्या बोलते हैं, इन्फ्लैम्ड नोसिसेप्टर्स। इंजूर्ड नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं? एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिमुलेशन बाय एड्रेनल हार्मोन्स। मतलब समझ में आया? विसरल जब नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वो जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वो एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन एक्वायर कर लेते हैं। मतलब समझ में आया? वो एड्रेनर्जिकली स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ये सब से वो लोग स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो जब विसरल डैमेज होता है, जब विसरल लेयर डैमेज होता है, विसरल पेरिटोनियम डैमेज होता है, तो ये वहां के जो नोसिसेप्टर्स है वो चेंज होके वो एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन शो करने लगते हैं, ठीक है। वो एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन शो करने लगते हैं। तो एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन शो करेंगे तो क्या होगा, पेन वहां से जाएगा, पेन वहां से ट्रांसमिट होगा। लेकिन बात, आप एक चीज जानते हैं, रेफर्ड पेन, वो जो पेन ट्रांसमिट होगा, वो पेन जो है वो एक अलग ही एरिया, वो विसरल ऑर्गन को डिनोट नहीं करेगा, वो एक अलग ही एरिया, अलग ही स्किन के एरिया, सोमेटिक एरिया को डिनोट करेगा। वो कैसे डिनोट करेगा? क्योंकि
द प्रोसेस ऑफ रेफर्ड पेन। तो आपको पहले जानना पड़ेगा रेफर्ड पेन क्या है, ठीक है। रेफर्ड पेन क्या है, रेफर्ड पेन क्या है। एक जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में बना रहा हूं, सोचिए सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाया, ये है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बना रहा हूं मैं। ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो विसरल ऑर्गन से जो न्यूरॉन्स जाएंगे, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, क्या, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जाएंगे। और स्किन सेम डर्मेटोम, सेम डर्मेटोम, सेम डर्मेटोम कब बोल रहे हैं, जब वो एम्ब्रायनिक स्टेज में था। जब एम्ब्रायनिक स्टेज में वो विसरल ऑर्गन जिस डर्मेटम से डेवलप हुआ है, मतलब जिस डर्मेटम से वो विजुअल ऑर्गन डेवलप हुआ है, उस डर्मेटम के लेयर, उस डर्मेटम के स्किन की तरफ वो अपना पेन ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो ये स्किन हुआ, स्किन से भी क्या हुआ, ट्रांसमिशन किया, ठीक है। स्किन से यहां भी ट्रांसमिशन जाएगा, ट्रांसमिशन जो होगा यहां भी स्किन के जो फाइबर्स होंगे वो यहां भी लगे होंगे, और वैसे ही विसरल फाइबर्स जो होंगे वो भी यहां लगे होंगे। समझ में आया? तो क्योंकि सेम डर्मेटम्स है, सेम डर्मेटम की वजह से दोनों ओरिजिनेट हुए हैं सेम डर्मेटोम से, मतलब विसरल ऑर्गन ओरिजिनेट हुए हैं सेम डर्मेटोम से। इसी की वजह से इसके जो कुछ फाइबर्स हैं वो जहां स्किन के फाइबर्स रिले करते हैं वहां वो भी रिले करते हैं, और स्किन के वो स्किन एरिया, वो डर्मेटम एरिया जिस एरिया से ये विसरल ऑर्गन निकला है, उस एरिया के जो जितने भी फाइबर्स, कुछ फाइबर्स जो हैं वो जिस तरफ विसरल डिले करते हैं उस तरफ डिले करते हैं। तो इनका क्या है, फाइबर्स जो है थोड़ा मिक्स्ड हो गया, यहां आके मिक्स हो गया ना। देखिए अब जब ये दोनों, तो जब विसरल ऑर्गन डैमेज होगा, विसरल ऑर्गन डैमेज हुआ तो ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। तो जब ट्रांसमिट करेगा तो न्यूरॉन्स जो है फिर रेस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, रेस्पॉन्स में आएगा, रेस्पॉन्स में क्या होगा, ये जो हमारा रेस्पॉन्स होगा वो कुछ इससे भी होगा और स्किन को भी जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब जो रेस्पॉन्स होगा, जो पेन होगा, हमको पेन फील होगा, वो कुछ विसरल ऑर्गन को भी, ऑर्गन के पास भी होगा और कुछ उस डर्मेटोम में होगा। समझ में आया? मैं और क्लियरली आपको बता दे रहा हूं, उसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। जैसे कि T10 और T11, ठीक है, T10 T11 जो है वो T10 और T11 जो है उस डर्मेटोम से, उस एरिया के उसके डर्मेटोम से निकला हुआ है अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स, उस डर्मेटोम्स में अपेंडिक्स ये करता है, ठीक है। तो जब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होगा या कुछ होगा तो क्या होगा कि जो इसका पेन है उस डर्मेटोमल एरिया में आपको सेंस, आप मतलब फील कर सकते हैं। मतलब अपेंडिक्स यहाँ है, राइट, लेकिन आपको फील कहां होगा, आपको फील होगा अम्बिलिकस के एरिया में, जहां T10 T11, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? कैसे फील होगा? क्योंकि अपेंडिक्स का जो ओरिजिन है वो जिस डर्मेटोम से ओरिजिन किया है, जिस डर्मेटोम से ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द एम्ब्रायनिक स्टेज, उस डर्मेटोम के साथ उसका कनेक्शन ऑलरेडी है। तो उसका जब विसरल पेन जो होगा, वो विसरल पेन जो होगा वो रेफर्ड होगा। समझ में आया? तो अपेंडिक्स का विसरल पेन, कोई भी ऑर्गन का विसरल पेन जो होता है वो रेफर्ड होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तो विसरल पेन के केस में हुआ, लेकिन पेराइटल पेरिटोनियम जो होता है, पेराइटल पेरिटोनियम में ए डेल्टा फाइबर मेजॉरिटी होता है, और जैसे स्किन में होता है, जैसे स्किन में पेन सेंसेशन होता है, वैसे पेराइटल पेरिटोनियम में होता है। तो आप जानते हैं कि जब अपेंडिक्स जब इनिशियल स्टेज में होता है तो विसरल पेन आता है, विसरल पेन की वजह से वो यहाँ पेन हमको फील होता है। तो हम सोचते हैं कुछ हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है। लेकिन धीरे धीरे पेन रेडिएट होके, पेन ट्रांसफर होके, फ्रेम ट्रांसफर होके कहा जाता है, उसी एरिया जहां
जहां अपेंडिक्स है वहां वो पेन ट्रांसफर हो जाता है। दिस ऑकर्स ड्यू टू पैराइटल पेरिटोनियम। समझ में आया? तो जैसे स्किन है वैसा पैराइटल पेरिटोनियम है, जैसा ट्रांसमिशन स्किन से होता है वैसा ट्रांसमिशन पैराइटल पेरिटोनियम से होता है। पता चला विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम में क्या प्रॉब्लम है? तो विसरल पेरिटोनियम अगर अगर डिस्ट्रॉय होगा तो आपको उतना पेन फील नहीं होगा, कम पेन फील होगा, लेस पेन फेल्ट, लेस पेन फेल्ट। लेकिन वही अगर पैराइटल पेरिटोनियम अगर पैराइटल पेरिटोनियम डिस्ट्रॉय हुआ, पैराइटल पेरिटोनियम डिस्ट्रॉय हुआ तो आपको पेन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, फेल्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल, ये हो गया डुअल पेन सेंसेशन ऑफ विसरल ऑर्गन्स। समझ में आया? तो डुअल पेन सेंसेशन ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो मैं एक और बार बता दे रहा हूं विसरल ऑर्गन्स के बारे में, ऐसे भी तो बताया हूं। रेफर्ड पेन जो होता है विसरल ऑर्गन्स फ्रॉम द विसरल लेयर रेफर्ड पेन जाता है, रेफर पेन होता है। और फ्रॉम पेराइटल लेयर द एक्चुअल साइट, तो लोकेलाइजेशन, जो लोकेलाइज्ड साइट, एक्चुअल लोकेलाइज्ड साइट कौन दिखाता है? पेराइटल पेरिटोनियम। पेन स्टिमुलस फ्रॉम पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, एक्चुअल लोकेलाइजेशन, एक्चुअल लोकेलाइजेशन। ठीक है, एक्चुअल लोकेलाइज साइट। ठीक है, वेरेज जो धीमे धीमे थोड़ा सा मतलब ज्यादा मतलब अलग मतलब जो है मतलब एक थोड़ा सा स्प्रेडेड एरिया का लोकेलाइजेशन, और उस एरिया में भी नहीं, आपको दर्द यहां होगा पर फील यहां होगा, दर्द यहां होगा फील यहां होगा, दर्द यहां होगा फील यहां होगा। उस टाइप के जो पेन है वो पेन ट्रांसमिट करवाता है कौन? वो पेन ट्रांसमिट करवाता है विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रेफर्ड पेन के जो एरियाज है उनके बारे में आपको बता देता हूं। रेफर्ड पेन के जो एरियाज है उनके बारे में आपको मैं थोड़ा स्क्रीन में, ठीक है, तो रेफर पेन के जो एरियाज है मैं उनके बारे में बता देता हूं। तो समझ लीजिए ये हो गया आपका ठीक है। तो सबसे पहले रेफर्ड पेन कहां कहां होगा? अगर ईसोफागस, ईसोफागस का रेफर्ड पेन यहां होगा। कार्डियक कार्डियक पेन, कार्डियक पेन जो होगा वो जाएगा कार्डियक पेन। ठीक है, कार्डियक पेन देख लीजिए, कार्डियक पेन कौन सा है, ईसोफागस पेन कौन सा है। ठीक है, रेफर्ड वहां होगा। अब आएगा आपका स्टोमक का पेन, स्टोमक पेन, स्टोमक पेन, स्टोमक पेन होगा स्टोमक पेन, लीवर पेन,
लीवर, लीवर पेन, तो देखिए ये हो गया कार्डियक पेन, कार्डियक पेन, ये हो गया ईसोफेजियल पेन, ये हो गया स्टोमक पेन, स्टोमक पेन, स्टोमक पेन, ये हो गया हेपाटिक पेन, हेपाटिक पेन। ये सब क्या है, रेफर्ड पेन के बारे में बता रहा हूँ। क्या, रेफर्ड पेन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। हेपाटिक पेन, ये हो गया पाइलोरिक पेन, पाइलोरिक पेन, पाइलोरिक पेन, पाइलोरिक पेन के बाद ये हो गया, और ये जो बीच का है इंटरसेक्शन एरिया है, इंटरसेक्शन एरिया है, इंटरसेक्शन एरिया, ये हो गया अपेंडिक, अपेंडिशियल, अपेंडिशियल पेन, ये हो गया कोलोन पेन, कोलोन पेन, कोलोन पेन, ये लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, राइट किडनी, राइट किडनी, और ये ठीक है जेनिटल पेन, ठीक है। देख लीजिए, ये हो गया कार्डियक पेन, ये ईसोफेजियल पेन, ये है छोटा सा एरिया, ये ईसोफेजियल पेन, ये कार्डियक पेन, ये जो ब्लू कलर का फर्स्ट एरिया है ये है स्टोमक पेन, ये एरिया जो है ये है हेपाटिक पेन, और ये जो है इस एरिया, ये जो यहाँ जो रेफर होगा पेन वो होगा पाइलोरिक पेन, पाइलोरिक पेन, और नीचे जो होगा वो कोलन पेन होगा, कोलन पेन। पाइलोरिक और कोलन पेन के बीच में जो एरिया है वो गैप को मेंटेन करेगा अपेंडिशियल पेन, अपेंडिशियल पेन और इंटेस्टाइनल पेन, ठीक है। इंटेस्टाइनल पेन भी यही होगा फील, और ये जो दोनों एरिया है, यहाँ है किडनी, किडनी रेस्पेक्टिव किडनी का पेन रेफर होगा, और यहाँ जो है जेनिटल पेन रेफर होगा, ठीक है। देख लीजिए रेफर्ड पेन कहाँ होंगे, ये एब्डोमिनल और थोड़ा सा थॉरेसिक पेन के बारे में आपको मैं रेफर्ड पेन के बारे में बता दिया। तो ये सब क्या है, रेफर्ड पेन जो है ना वो फर्स्ट साइन है। अगर विसरल पेन हो रहा है तो विसरा जब पेन करेगा तो सबसे पहले विसरल पेन स्टार्ट होगा, विसरल पेन मतलब लेफर्ड पेन, और उसके बाद जो होगा वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो होगा वो पेरिटोनियल, पेरिटोनियल पेन बाद वाला है फर्स्ट। तो पहले अपेंडिशियल, अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स का जो पहला साइन आता है विसरल पेन आता है, जो सेंट्रल पे आता है, अम्बिलिकस के आसपास आता है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे वो पेन क्या जाएगा ओरिजिनल, उसके ओरिजिनल साइड पे चले जाएगा ड्यू टू पेराइटल पेरिटोनियम पेन ट्रांसमिशन, ठीक है। हो गया, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने टाइम लगाई इसको ये करने में, कवर करने में, अच्छा लगा था मुझे ये कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अब पेन जो है, पेन जो है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट, दो टाइप के हैं, एक है नॉसिसेप्टिक पेन, सेप्टिक पेन, और दूसरा है न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। नॉसिसेप्टिक पेन
और दूसरा है न्यूरोपैथिक पेन। नॉसिसेप्टिव पेन क्या होता है? नॉसिसेप्टिव पेन वो होता है जो ड्यू टू इन्फ्लामेशन या सुपरफिशियल इंजुरी की वजह से, सुपरफिशियल इंजुरी या कोई डिजीज, बर्निंग, सनबर्न, इलेक्ट्रिकल तो नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल नहीं, सनबर्न, और जो भी इंफ्लामेटरी कंडीशंस की वजह से नॉसिसेप्टिव पेन होता है। जो नॉर्मल हम लोगों को जो फास्ट पेन, जितने भी फास्ट पेन है सब नॉसिसेप्टिव पेन है, ठीक है। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? ये न्यूरल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। एबनॉर्मेलिटी या लेजन बोलेंगे, या न्यूरल डिजीज जैसे कि हर्पीज जोस्टर, फिर वेरिसेला, हर्पीज जोस्टर, जिनाइटल हर्प्स, HSV 1, 2, HSV 2, इन सभी की वजह से जो न्यूरल लेजन की वजह से जो पेन होता है वो होता है न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। तो न्यूरोपैथिक पेन और ये हो गया। तो ये पेन कैसा टाइप का होता है? नॉसिसेप्टिव पेन जो होता है वो स्क्वीजिंग टाइप का होता है, फिर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पेन होता है, जो पॉइंट पे डायरेक्ट पॉइंट टू पेन होता है, ठीक है। और फिर शार्प होता है। ये जो होता है ये टिंगलिंग टाइप का होगा। फिर आपको इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे मारता है ना, वैसा टाइप का पेन होगा। फिर आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं उसको। फिर आपको थोड़ा सा क्रैम्पिंग टाइप का होगा पेन, क्रैम्प टाइप का नहीं, क्रैम्पिंग टाइप का भी नहीं बोलेंगे। ट्रिंगलिंग और इलेक्ट्रिकल आप याद कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टाइप का पेन होगा। और क्या बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। पॉइंट पेन एब्सेंट होता है। क्रैम्पिंग टाइप का पेन जो होता है वो इसमें होता है, क्रैम्प टाइप का पेन, ठीक है, क्रैम्पिंग टाइप का पेन, ठीक है। तो ये हो गया। ये फील कैसे होगा? न्यूरोपैथिक पेन जो होगा फील कैसे होंगे? न्यूरोपैथिक पेन का एक चीज है कि न्यूरोपैथिक पेन जो होगा, एग्जाम्पल एक ले लेता हूं, ठीक है। बैक पेन हुआ, ठीक है, बैक पेन हुआ। तो बैक पेन जो हुआ, तो बैक पेन क्या होगा? बैक से रेडिकुलोपैथी, बैक पेन एसोसिएटेड विद रेडिकुलोपैथी मतलब जब बैक पेन रेडिएट करके कोई एक लिम्ब में चले जाता है, तो वो क्या कर रहा है? नॉसिसेप्टिव पेन के साथ साथ न्यूरोपैथिक पेन भी शो कर रहा है। कैसे? क्योंकि बैक पेन किसी कारण, या मैं बैठ गया हूं, या कुछ मुझ पे चढ़ गया, या मैं गिर गया, तो उससे बैक पेन स्टार्ट हुआ। उसके कारण क्या होगा? क्रोनिकली वहां का जो नर्व है, वो नर्व या तो कंप्रेस हो गया या तो डैमेज हो गया, जिसके वजह से वो पेन जो हुआ वो ट्रांसमिट हो गया, वो पेन जो हुआ वो रेडिएट होने लगा लिम्स पे। समझ में आया? तो ये हुआ नॉसिसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक पेन। नॉसिसेप्टिव पेन को हम लोग इनिमेट कर सकते हैं थ्रू नॉर्मल एनसेड्स, समटाइम्स कभी ओपियोइड्स भी यूज कर सकते हैं, पर न्यूरोपैथिक पेन जो होते हैं उनको डील करने के लिए आपको थोड़ा सा और एडवांस होना पड़ेगा। न्यूरोपैथिक पेन को डील करने के लिए हम लोगों को एंटी डिप्रेसेंट्स, ओपियोइड्स भी देते हैं, ओपियोइड्स भी देंगे, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी एरिथमेटिक्स, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एरिथमेटिक्स। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, ये सब देंगे, ठीक है। कार्बामेजिपाइन और भी है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। न्यूरोपैथिक और नॉसिसेप्टिव, नॉसिसेप्टिव एनसेड्स और ओपियोइड्स दे सकते हैं। न्यूरोपैथिक जो है कार्बामेजिपाइन, जितने भी है कार्बामेजिपाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, टिलोक्सिटिन, ये सब है, ठीक है। ये हो गया नॉसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। न्यूरोपैथिक पेन जो होता है, न्यूरोपैथिक पेन होता किसकी वजह से है? ड्यू टू वही विसरल पेन। वो जो विसरल पेन है, वो विसरल पेन जो होता है ट्रांसमिट होता है थ्रू न्यूरोपैथिक पेन द्वारा, ठीक है। समझ में आया? ड्यू टू एड्रेनर्जिक कन्वर्शन ऑफ नॉसिसेप्टर्स। तो नॉसिसेप्टर्स क्या हो गया?
एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स। समझ में आया? जब नोसिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो एड्रेनर्जिक बन जाते हैं, और न्यूरोपैथिक पेन जो होता है वही एड्रेनर्जिक सिस्टम से, मतलब सिंपैथेटिक नर्व से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन। तो न्यूरोपैथिक पेन अगर ज्यादा हुआ, पेन ज्यादा हुआ, और आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये नर्व डैमेज से हो रहा है, तो ये उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रीजनल न्यूरो सीआरपीएस, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम टाइप 2। क्योंकि आपको मालूम है ऑलरेडी कि जो न्यूरोपैथिक, जो मेरा पेन है वो न्यूरोपैथिक पेन है, और इसी की वजह से आपको प्रॉपर रीजन मालूम है, तो इसीलिए टाइप 2, कॉम्प्लेक्स रीजनल टाइप 2। और जो न्यूरोपैथिक पेन, आपको जो पेन आपको मालूम नहीं है कि ये कौन सा रीजन, पर वो देखिए, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम जो है वो होता किस लिए है, वो ये दोनों सीआरपीएस 1 और 2 दोनों होता है ड्यू टू सिंपैथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स की वजह से। ठीक है, तो आपको पहले कॉम्प्लेक्स रीजनल टाइप 2 में आपको पता है कि दिस ऑकर्स इन ड्यू टू न्यूरोपैथिक पेन, मतलब न्यूरल डैमेज की वजह से सीआरपीएस हो रहा है, सीआरपीएस 2 हो रहा है, न्यूरल डैमेज की वजह से सिंपैथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, एड्रेनर्जिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। लेकिन सीआरपीएस 1, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम टाइप 1 में आपको मालूम नहीं होगा कि न्यूरोपैथिक पेन है कि नहीं है। न्यूरोपैथिक पेन की वजह से ये सिंपैथेटिक में पेन जो नोसिसेप्टर हुए वो एड्रेनर्जिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गए कि न्यूरोपैथिक पेन नहीं है बोल के। समझ में आया कि नहीं? तो आपको इसमें सीआरपीएस 1 में रीजन मालूम नहीं है और इसमें आपको रीजन मालूम है, सिंपल। सीआरपीएस 2 अगर सीवियर हो गया, लाइट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीवियर हो गया तो इसको बोलते हैं कॉसेल्जिया। क्या बोलते हैं? कॉसेल्जिया। ठीक है, ये हरिशन में है। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी चीज तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेन हो गया, नोसिसेप्टिव न्यूरोपैथिक पेन हो गया, पेन मॉड्यूलेशन, सेंसिटाइजेशन हो गया, पेन मॉड्यूलेशन। कल मैंने जो डायग्राम बनाया था वो तो आपको एक बार देख लीजिए, वो पेज खोल के देख लीजिए मैंने कौन सी डायग्राम बनाई थी। अब उसी डायग्राम के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। ऊपर क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के एक एरिया, जो जिस एरिया को हम बोलेंगे सुप्रावेंट्रिकुलर एरिया, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिया से क्या होगा, सुप्रावेंट्रिकुलर रीजन। ठीक है, यहां से क्या होगा, इसी के आसपास होता है पेरी एक्विडक्टल रीजन। ठीक है, पेरी एक्विडक्टल रीजन, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, पेरी एक्विडक्टल रीजन। ठीक है, पेरी एक्विडक्टल रीजन या ग्रे मैटर, कुछ भी बोल सकते हैं, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। ठीक है, और ये है हमारा, ये है थर्ड वेंट्रिकल, और ये है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है, पेरी एक्विडक्टल रीजन, ये सुप्रावेंट्रिकुलर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, पेरी एक्विडक्टल सुप्रावेंट्रिकुलर हो गया। तो अब सिग्नल जो है, जो मॉड्यूलेटरी पाथवे जो होता है वो सीनर वेंडिंग्स के पास होते हैं। सीनर वेंडिंग्स जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो मॉड्यूलेटरी पाथवे जो होंगे, वो मॉड्यूलेटरी न्यूरॉन जो होंगे वो यहां से पहले यहां रिलीज करेंगे। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर रीजन से यहाँ ये जो न्यूरॉन है, ये एक है एनकेफालिनिक नर्व। ठीक है, एनकेफालिनिक नर्व होता है। ठीक है, अब यहां से
मैथमेटिकल लिखेंगे। ठीक है, ये पॉन्स है, ठीक है, पॉन्स ठीक है, यहाँ एक सेंटर है, हम बनाते हैं लिंक पेन से। ठीक है, इस सेंटर को बोलते हैं, इस सेंटर को बोलते हैं रेफे न्यूक्लियस मैग्नस। रेफे न्यूक्लियस मैग्नस। जो सी फाइबर्स होते हैं, सी फाइबर्स जो होते हैं, ये तो पहले इस सेंटर पे एक्ट करता है। ठीक है, कौन है? जो मॉड्यूलेटरी नर्व, मॉड्यूलेटरी जो सिग्नल्स है वो इस सेंटर पे एक्ट करता है। इस सेंटर पे सी फाइबर भी कुछ अपना फाइबर्स कंट्रीब्यूट किए रहते हैं। ठीक है, कुछ अपने फाइबर्स कंट्रीब्यूट किए रहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलेटरी पाथवे के लिए। रेफे, अब इस यहां से एक फाइबर जाएगा, सेरोटोनर्जिक फाइबर जाएगा, जो सेरोटोनिन फाइबर जाएंगे, जो यहाँ के एक फाइबर से लग जाएंगे। अब जो ये सी फाइबर होंगे, वो सी फाइबर क्या करेंगे? यहां से पास होते रहेंगे। सी फाइबर जब जाते हैं तो सी फाइबर के न्यूक्लियस पे सी फाइबर का न्यूक्लियस ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? सी फाइबर के न्यूक्लियस से सिनेप्स करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, सी फाइबर का न्यूक्लियस है, सी फाइबर के न्यूक्लियस से सिनेप्स करेंगे। तो होता क्या है कि जब जो मॉड्यूलेटरी सिग्नल्स जो है उस जो सुप्रावेंट्रिकुलर रीजन से निकलता है, वो पेरी एक्विडेक्टल रीजन में जाता है। पेरी एक्विडेक्टल रीजन से वो रेफे न्यूक्लियस मैग्नस में जाता है। ठीक है, मैग्नस से सेरोटोनर्जिक नर्व एंडिंग जो है, नर्व जो होते हैं वो जाते हैं और सिनेप्स किसके साथ करते हैं? सी फाइबर के नर्व से, फर्स्ट ऑर्डर सी फाइबर का जो फर्स्ट ऑर्डर नर्व। तो इससे रिलीज होता है एनकेफेलिन, वहां रिलीज होता है एनकेफेलिन एंड सेरोटोनिन। यहाँ ये एनकेफेलिनिक नर्व है। एनकेफेलिन हैज द पावर टू इनहिबिट बोथ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। तो एनकेफेलिन जो होता है वो क्या करता है? इनहिबिट कर देता है ग्लूटामेट की रिलीज को। ठीक है ना, पोस्ट सिनेप्टिक एंड प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन में एनकेफेलिन का बहुत बड़ा रोल है। तो जब एनकेफेलिन रिलीज होता है तो वो क्या करते हैं? जो फाइबर से जो ट्रांसमीटर निकलेगा, जो फाइबर से सेकेंड फाइबर में जो जाएगा, उस ट्रांसमीटर को भी वो उस ट्रांसमीटर को रिलीज होने से इनहिबिट कर देगा। तो प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को टोटली एनकेफेलिन जो है वो इनहिबिट कर देता है। तो ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा? ना न्यूरोट्रांसमीटर सेंस हो पाएगा,
बाई सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर पाएगा, जो है ग्लूटामेट या सब्सटेंस थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेन ट्रांसफर नहीं होगा, पेन जो होगा वो पेन पाथवे फॉलो करके ऊपर नहीं जा पाएगा, मेन सीएनएस एसएस एरिया में जा नहीं पाएगा, और हम लोग को पेन सेंस नहीं होगा। तो ये जो है ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो एनकेफेलिन और कौन, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। आप देख लीजिए एक बार डायग्राम, देखिए ये है सुप्रावेंट्रिकुलर रीजन, हाइपोथैलेमस का सुप्रावेंट्रिकुलर रीजन, वहां से पेरी एक्वेडेक्टल ग्रे मैटर में जाएगा, पेरी एक्वेडेक्टल ग्रे मैटर, ये है पेरी एक्वेडेक्टल ग्रे मैटर, ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सी फाइबर्स, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल। फिर यहां से जो आएगा फाइबर, कुछ फाइबर्स जाएंगे यहाँ से रेफेन न्यूक्लियस मैग्नस में, ठीक है। वहां से क्या होगा, यहाँ से सेरोटोनर्जिक एनकेफेलिनिक फाइबर्स हो गए, ये सब एनकेफेलिनिक फाइबर्स जो जाएंगे वो क्या करेंगे, सिनेप्स करेंगे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन के साथ सिनेप्स करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से कुछ सिनेप्स करेंगे, और प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से पेन जो होगा वो क्या होगा, वो ट्रांसमिट नहीं होगा मेन सेंटर में, एसएस सेंटर में, और हम लोग को पेन फील नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन मैकेनिज्म बिहाइंड प्लासिबो इफेक्ट, जो हम बोलते हैं ना प्लासिबो इफेक्ट, दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड विच प्लासिबो इफेक्ट ऑकर्स। बोलते हैं ना, अरे टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फील करते हैं कुछ नहीं होगा, यही रिलीज होता है, एनकेफेलिन और एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो इनहिबिट कर देता है पेन सिग्नल्स को, ठीक है। वही वर्ल्ड वॉर 2 में ये जो भी एथलीट का पैर टूटने के बाद भी बहुत मेजर इंजरी होता है, तब भी वो प्लासिबो इफेक्ट की वजह से उनको उस टाइम पेन फील नहीं होता, बाद में फील होता है, पर उस टाइम एक्शन में हो रहता है तो फील नहीं होता, दैट्स कॉल्ड प्लासिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट जस्ट उसका उल्टा होता है। नोसिबो इफेक्ट जो होता है वो होता है जस्ट पेन को और एम्पलीफाई कर देता है। नोसिबो इफेक्ट में जैसे कि हमको डर लग रहा है, तो मुझे कुछ नहीं हुआ रहेगा, फिर भी मैं सोचते रहूंगा कि भाई नहीं कुछ हुआ है, तो वो होगा नोसिबो इफेक्ट। उससे क्या होगा, मुझे कुछ भी होगा तो मेरा पेन जो होगा वो डबल हो जाएगा, और उसी को बोलेंगे नोसिबो इफेक्ट। ये दोनों होता है पेन मॉड्यूलेटरी पाथवे जो मैंने पढ़ा है उसकी वजह से, ठीक है। पेन जो होता है इनहिबिट हो सकता है, पेन इनहिबिशन जो होगा वो और किसकी वजह से हो सकता है, और इनहिबिशन जो होगा और किसकी वजह से हो सकता है, और हो सकता है ड्यू टू लैटरल इनहिबिशन बाय ए बीटा फाइबर्स और टच रिसेप्टर्स, ठीक है ना, समझ में आया। टच रिसेप्टर से जो न्यूरॉन्स होंगे, टच रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे, वो सिनेप्स करते रहते हैं पेन के न्यूरॉन से, तो वो उनका लेटरल इनहिबिशन वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। जब लेटरल इनहिबिशन के द्वारा मैकेनिज्म वो क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे पेन के स्टिमुलेशन को, ठीक है, वो इनहिबिट कर देंगे। तो यही लेटरल इनहिबिशन हमको मदद करता है, हमको बोलते हैं ना पैर हाथ दुखता है तो रनिंग चालू कर देते हैं, कहीं भी ऐसे चालू कर देते हैं, तो हम क्या करना है, टच को बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, टच रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो जब स्टिमुलेट हो गए तो वो क्या करेंगे, पेन को कुछ हद तक पेन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, पेन के ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देंगे थ्रू लैटरल इनहिबिशन। तो हम दो पाथवे पढ़े, एक हो गया जो मॉड्यूलेटरी पाथवे जो सीएनएस से आता है, ठीक है, और एक दूसरा हो गया वो टच रिसेप्टर से, वो दोनों से पेन मॉड्यूलेट होता है और पेन इनहिबिशन होता है, ठीक है। याद रखिए जो सी फाइबर्स मैंने बोला था कल, सी फाइबर्स क्या होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से सिनेप्स होकर रहता है, सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते रहते हैं, कनेक्टेड थ्रू साइनेप्स, ठीक है, थ्रू सिनेप्स, ठीक है। तो इसी की वजह से जितने भी विसरल पेन होते हैं, विसरल पेन, क्योंकि विसरल पेन में प्रीडोमिनेंट क्या होता है, सी फाइबर्स होते हैं। जैसे क्या मेरे को अगर इंटरनल पेन हो रहा है, कोई भी विसरल ऑर्गन में पेन हो रहा है, सी फाइबर्स एक्टिवेटेड है, सी फाइबर्स क्या करेंगे, आरएएस सिस्टम को एक्टिवेट रखेंगे, एक्टिवेटेड रखेंगे, इसलिए हमको नींद नहीं आएगी। तो आपको कोई इंटरनल पेन होता है, ऐसे तो मेरे को खरच लगता है, तब भी हम सो जाते हैं भाई, कुछ दवाई खा के सो जाते हैं, वो भी दवाई खा के नहीं भी दवाई खा लेते हैं, सो जाते हैं, कुछ देर बाद
वो ऐसे ही नॉर्मली सो जाता है। लेकिन जो इंटरनल पेन होता रहेगा, पेट दर्द करते रहेगा, ये सब टाइम में आपको नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सी फाइबर्स फ्रॉम स्टोमक जो होंगे वो रास के साथ, रास जो है रास के साथ कनेक्ट है थ्रू साइनस मैंने कल बताया है, ठीक है। आरएएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के साथ वो ऑलरेडी फाइबर्स मतलब कनेक्टेड है, और जिसकी वजह से अगर ये एक्टिव रहेंगे तो इनको भी एक्टिवेट करके रखेंगे। तो आरएएस क्या करेगा? आरएक्स क्या करता है? वो एक क्या है? स्टिमुलेटरी है। वो हमेशा हम लोगों को एक्टिवेटेड पोजीशन में रखे रहता है। वो हमें सोने नहीं देगा, नॉजिनेस सोने नहीं देगा, स्लीप हम लोग को स्लीप लाने नहीं देगा, स्लीप होने नहीं देगा हमारे साथ, ठीक है ना। तो हम जगते रहेंगे, देखते रहेंगे और दर्द महसूस करते रहेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया सी फाइबर्स का। तो अगर सी फाइबर्स के ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर सकते हैं तो आप आराम से मस्त से सो जाइए, ठीक है। तो उसको इनहिबिट कैसे करेंगे? क्योंकि सी फाइबर्स का जो ट्रांसमिशन, विसरल ऑर्गन का ज्यादातर ट्रांसमिशन क्या है? सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन है, जो मेनली न्यूरल ट्रांसमिशन है। तो आपको न्यूरल मतलब सेकेंड वाला क्या? जो न्यूरोपैथिक ड्रग्स है वो देंगे तो भी काम देगा, वो देने से ज्यादा अच्छे से काम आएगा आपके लिए, ठीक है। न्यूरोपैथिक ड्रग भी देंगे और कुछ एनसेड्स भी देने से भी काम आता है, लेकिन कुछ कंडीशन में एनसेड्स नहीं देते, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट ये इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं पढ़ाऊंगा किस किस कंडीशन में क्या क्या देना है, न्यूरोपैथिक में क्या देना है और नोजोसेप्टिक में क्या क्या देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको मॉड्यूलेटरी पाथवे, सेंसिटाइजेशन हो गया, ये सब कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ? पेन पाथवे, मॉड्यूलेटरी पाथवे, सेंसिटाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। आपका आ गया ना ड्रग्स के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो मेरे पढ़ाने में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आ गया फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन, ठीक है। तो क्योंकि ये फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो भी पेन का, तो 3 चैप्टर हमारा कवर होता है फार्मा का। कौन कौन से चैप्टर आप खुद ही जानते हैं। एनसेड्स पेन के ऊपर ही है। ओपियोइड्स भी पेन पे, मोस्टली पेन के लिए काम देता है। थोड़ा सर्जरी और जी पोस्ट सर्जिकल ये में भी काम देगा, लेकिन मेनली पेन के लिए ही है। और एंटी डिप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है न्यूरोपैथिक पेन के लिए, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डिप्रेशन थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए न्यूरोपैथिक पेन के लिए, प्रीगाबालाइन, गाबापेंटिन, ये सब, ठीक है। तो हमारा 3 चैप्टर पेन में 3 चैप्टर इन्वॉल्व होता है। तीनों मेन चैप्टर अच्छे चैप्टर्स हैं थर्ड ईयर फार्माकोलॉजी में, जो मैंने इस साल पढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ याद रखिए या मत रखिए, ये तो सब जानते हैं, सभी एमबीबीएस स्टूडेंट जानते हैं कि आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है, तो आप क्लासिफिकेशन याद रखिए। तो मैं पहले एनसेड्स के कुछ क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा, फिर एनसेड्स के यूजेस बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट यूजेस और ड्रग इंटरेक्शन बताऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा यूजेस, वो बताऊंगा। वो हमेशा याद, आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो आते हैं, तो एनसेड्स के क्लासिफिकेशन से बताने से पहले मैं एनसेड्स के बारे में कुछ बताता हूं। एनसेड्स जो है एनएस नॉन स्टेरॉइडल, एआई एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, आप इससे तो समझ ही आ रहे हैं कि एक तो स्टेरॉइडल नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड भी क्या करते हैं, स्टेरॉइड भी पेन को कम कर देते हैं, पेन सेंसेशन को कम कर देते हैं। वो आपके जो साइंस सिम्टम्स है उसको क्या करते हैं, वो एक शेड की तरह छुपा देते हैं। पर ये नॉन स्टेरॉइडल है जो पेन को कम कर सकता है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है, स्टेरॉइड्स वही इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी पेन को कम करने में माहिर है, ठीक है। वो भी आपके सिम्टम्स को छुपाने में माहिर है। नॉन स्टेरॉइडल साथ में ये क्या करेगा, एनसेड्स जो है एंटी इंफ्लेमेटरी करेगा। तो एनसेड्स काम कैसे करता है, एनसेड्स सीधा काम करता है। एनसेड जो है वो क्या करेगा, कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दो टाइप के क्या होते हैं, दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, TXA2 थ्रोम्बोक्सिन, एराकिडोनिक एसिड के से ये दोनों क्या करते हैं, एराकिडोनिक एसिड दोनों नहीं,
कॉक्स 2, ठीक है, मेनली कॉक्स 2, ठीक है, कॉक्स 1 नहीं। कॉक्स 1 क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। ये फिजियोलॉजिकल फेनोमेना के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कॉक्स 2 जो है वो है इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, ठीक है। ये क्या करेंगे? बहुत सारे इंफ्लामेटरी केमिकल्स का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, केमिकल का सिंथेसिस करता है। कॉक्स 2 जो होता है मेनली, कॉक्स 2 जो होता है फिर भी कुछ कुछ हमारे बॉडी के इंटरमीडिएटली बहुत कम मौजूद होता है हमारे बॉडी में, फिर भी मौजूद होता है। कहाँ कहाँ मौजूद होता है? तो होता है वो जस्टाग्लैंडुलर एपाइलेटस में, फीटस में मौजूद होता है। फीटस में क्यों मौजूद होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कॉक्स 1 और कॉक्स 2, ठीक है। अराकिडोनिक एसिड का खेल है। कॉक्स 2 क्या करता है? अराकिडोनिक एसिड से क्या क्या निकालता है? 3 चीज निकालता है। क्या क्या? थ्रोम्बोक्सेन A2, अराकिडोनिक एसिड, डोनिक एसिड से निकलेगा थ्रोम्बोक्सेन A2, PG प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन PS, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। और थ्रोम्बोक्सेन ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो एराकिडोनिक एसिड से ये सब कौन करता है? ये तीनों निकालता है कॉक्स 2 का काम, ठीक है। और हम एक चीज जाने हैं, मैं स्टार्टिंग से ही बोला हूं, पेन ऑकर्स पेन करवाने के लिए, सेंसरी पेन को जो है स्टिमुलेट करवाने में प्रोस्टाग्लैंडिन का भी बहुत बड़ा हाथ है, प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर मैं प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रहा हूं तो मैं बोथ पेरिफेरल और सेंट्रल रीजन के नॉसिसेप्टिव पेन स्टिमुलेशन को इनहिबिट कर दे रहा हूं, ठीक है। समझ में आया? ये तो आपको समझ में आ गया पाथवे कैसा है। कॉक्स 2 अगर इनहिबिशन किया, कॉक्स 2 इनहिबिट किया तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होगा तो पेन स्टिमुलस बनेगा नहीं, वो पेन स्टिमुलस बनेगा नहीं और पेन ट्रांसमिट नहीं होगा, सीधी बात है। तो ये सब तो मैं आप खुद ही जानते हैं, समझदार है। तो ये हुआ कॉक्स 2 का इनहिबिशन। कॉक्स 2 का इनहिबिशन से बहुत ही बहुत सारा ज्यादा फिजियोलॉजिकल फेनोमेना होता है, कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस भी हमारे बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको एनसेड्स, ठीक है। तो एनसेड्स के यूजेस में बता दे रहा हूं, एक साथ याद कर लीजिए। सबसे पहला यूज है एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, और कहेगा ये और होंगे यूज डॉक्टर सार्टियस होंगे और होंगे एंटीकोएगुलेटरी हुए, ठीक है। और क्या हो गया? इतना मेन यूजेस है, ठीक है। क्या है? डिस्मेनोरिया, रोमेटिक फीवर, डक्टस आर्टेरियोसस। और डक्टर आर्टेरियोसस में क्या होता है मैं बताऊंगा, एंटीकोएगुलेटरी यूज है इसका, ठीक है, वो भी बताऊंगा। और आगे बढ़ते हैं, एक दो यूज आप भी देखते रहिएगा, अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंटी इंफ्लेमेटरी कैसे है, एक एक पॉइंट बता दे रहा हूं कैसे है एनसेड एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी कैसे है? क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज इनहिबिशन करवाता है, इनहिबिशन करवाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज को, सिंथेसिस और रिलीज को इनहिबिशन करवाएगा। साथ ही ये क्या करवाएगा, कुछ फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देगा, फ्री
रेडिकल रेडिकल जो फ्री रेडिकल्स है वो इनहिबिट करवाएगा, ठीक है। और क्या करवाएगा, लाइसोसोमल लाइसोसोमल मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजेशन स्टेबिलाईजेशन, ठीक है, स्टेबिलाईजेशन। तो मैं पहले मिटा देता हूं, पहले यहाँ नीचे को मिटा देता हूं। एंटी इंफ्लेमेटरी कैसे है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईज रखेगा, और साथ ही साथ थोड़े मोड़े ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर हुए, ये सबको थोड़ा मोड़ा लिटिल इफेक्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर के ये सब में रिलीज में ये मदद करेगा। लेकिन ल्यूकोट्राइन, इंटरलूकिन, ये सब के रिलीज में, ये सब की हमें कुछ इसका खास काम नहीं है एनसेड्स का, ठीक है, ये सब के सिंथेसिस और रिलीज में, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी, ठीक है, हो गया। एंटी इंफ्लेमेटरी के बाद एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स कर लेते हैं। एनाल्जेसिक्स का तो आप सीधे ही जानते हैं, एनसेड्स कॉक्स 2 इनहिबिट करेगा। कॉक्स 2 इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा कि उसका प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं हुआ तो भाई पेन नहीं होगा, सीधे बात है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉसिसेप्टिव है, क्योंकि न्यूरोपैथिक पेन होगा, नॉसिसेप्टिव में ही रुकेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, पेन जो है सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन से नहीं होता है, और किस है, ब्रेडिकाइनिन है, है, एसिडिक एनवायरनमेंट। तो अकेला प्रोस्टाग्लैंडिन रोक देने से आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपका पेन रुक गया। लेकिन मोस्टली प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर इनहिबिट कर देंगे, सिंथेसिस इनहिबिट कर देंगे तो रुक जाता है, पेन बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन अकेला प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है, ब्रेडिकाइनिन भी है, और अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स है जो पेन को स्टिमुलेट करवाते हैं, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स हो गया, ठीक है, एनाल्जेसिक में कैसे तरह काम करता है। अब एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक के केस में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जो मेनली क्या होता है, फीवर ये सब में क्या, इस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है जो पायरोजेंस रिलीज होते हैं, कौन सा, फीवर क्यों होता है बताओ। फीवर इसलिए होता है क्योंकि जो पायरोजेंस जो रिलीज होते हैं, जैसे कि पीएफ, इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सब क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं थर्मोस्टेट रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, टेम्परेचर पॉइंट बढ़ा देता है इन द थर्मोस्टेट रिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये क्या करते हैं, वहां रिलीज होता है थर्मोस्टेट, वो हाइपोथैलेमस में, क्योंकि हाइपोथैलेमस में कॉक्स-2 प्रेजेंट होता है, तो ये रिलीज होता है, और वहां क्या करता है, थर्मोस्टेट रिसेप्टर में जो टेम्परेचर पॉइंट है हमारे बॉडी का, उसको बढ़ा देता है। तो जब हम लोग एनसेड डालते हैं, एनसेड देते हैं, तो क्या होगा, जो कॉक्स-2 इनहिबिशन होगा, और साथ ही साथ वो टेम्परेचर जो पॉइंट है, टेम्परेचर पॉइंट जो है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, टेम्परेचर हो गया कम, ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा कम। एंटीपायरेटिक इफेक्ट इसका है, ठीक है, एंटीपायरेटिक एक्शन ऐसे होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी हो गया, एनर्जेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया। डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसस जो होता है वो इन्फेंट्स में होता है, फीटस में होता है, वो परसिस्टेंट होता है इन व्हेन वी आर इनसाइड द मदर, ठीक है, मदर होम, ठीक है, तो परसिस्टेंट होता है। बर्थ होने से पहले वो क्या हो जाता है, डक्टस आर्टेरियोसस होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो क्लोज करने में, डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है, डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। क्या कौन निभाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर मौजूद है तो वो एक मतलब अनसीन इफेक्ट है,
बस इतना याद रखना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। तो अगर प्रेगनेंसी हुआ, प्रेगनेंसी के हम लास्ट टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस मदर को अगर मैं मतलब अगर लेडी जो है लेडी एनसेड्स खा रही है तो क्या उसका जो प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल कम रहेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल कम होगा तो क्या होगा, डक्टस आर्टेरियोसस परसिस्टेंट है। तो जब डक्टस आर्टेरियोसस परसिस्टेंट हो जाता है आफ्टर बर्थ ऑफ शॉन बेबी, डक्टस आर्टेरियोसस परसिस्टेंट होता है, तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, इंडोमिथासिन देंगे। क्या? इंडोमिथासिन सबसे ज्यादा विश्वासी एनसेड फॉर डक्टस आर्टेरियोसस क्लोजर। इंडोमिथासिन देकर उसको क्लोज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लोज करने का कोशिश करेंगे इंडोमिथासिन, याद रखिएगा नाम इंडोमिथासिन फॉर डक्टस आर्टेरियोसस। आईडी प्रूफ मांगा जाता है ना, आईडी इंडोमिथासिन फॉर डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसस के लिए इंडोमिथासिन देंगे। ठीक है, अगर इंडोमिथासिन अवेलेबल नहीं है तो एस्पिरिन देके भी हम लोग उस क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसस को। ठीक है, हो गया। अब डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया कब होता है? डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल मेनोरिया, पेनफुल क्या होगा, पेनफुल जो भी ब्लीडिंग, तो उस टाइम क्या होता है, वो कब होता है, क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं यूटेरस में क्रैम्प्स किस लिए होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है तो क्रैम्प्स हो जाते हैं। वो क्रैम्प्स को इनहिबिट करना है, तो एनसेड दे देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज को इनहिबिट कर देगा, डिस्मेनोरिया को कंट्रोल कर देगा, सीधी बात है। रूमेटिक फीवर में फर्स्ट चॉइस है एनसेड्स। ठीक है, एनसेड्स जो है वो फर्स्ट चॉइस है रूमेटिक फीवर में। ठीक है, रूमेटिक फीवर को भी ऐसे ही कम करेगा जैसे एनसेड्स का मैकेनिज्म है। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है। एंटीकोएगुलेंट की तरह एक्ट करता है, कैसे, थ्रोम्बोक्सिन A2 को बनने नहीं देता, थ्रोम्बोक्सिन A2, वो भी कौन, नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स क्या करेंगे, थ्रोम्बोक्सिन A2 को बनने नहीं देंगे। थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेगा नहीं तो क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा तो क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो भाई हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक जो होगा, क्लॉट जो थ्रोम्बोसिस की वजह से जो हार्ट अटैक होता है वो कम हो जाएगा। तो कार्डियक फेल्यूर को भी रोका जा सकता है एस्पिरिन के साथ मिला के और अदर ड्रग्स देंगे। ठीक है, पर याद रखिए आप, एस्पिरिन क्या करता है, एस्पिरिन कॉक्स को इनहिबिट करता है, कॉक्स-2 को। ठीक है, कॉक्स-2 और कॉक्स-1 दोनों को, नॉन सिलेक्टिव एस्पिरिन, नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, और सिलेक्टिव जो होगा, सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर जो होगा वो सिर्फ कॉक्स-2 को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, वो सिंपल बात है। तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों को इनहिबिट करता है। तो जब हम लोग एनसेड देंगे तो पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन होगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिशन होगा और PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिशन होगा। प्रोस्टासाइक्लिन तो इंपॉर्टेंट है, इसका एंटी एग्रीगेटरी। तो आप पूछोगे फिर आप कैसे बोले कि ये एग्रीगेशन नहीं करवाता, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 ना एग्रीगेशन नहीं करवाता, थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन करवाता है, सॉरी थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन करवाता है, लेकिन PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन तो क्या होता है, एंटी एग्रीगेटरी है, ये भी इनहिबिट हो रहा है, बोथ एग्रीगेटरी और एंटी एग्रीगेटरी, प्लेटलेट एग्रीगेटरी एंड प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटरी दोनों इनहिबिट हो रहा है। तो ये तो भाई न्यूट्रल होना चाहिए ना, इसका क्या काम, कार्डियक थ्रोम्बोसिस को रोकने में। पर बात यह है कि एनसेड जो होगा वो थ्रोम्बोक्सिन A2 को ज्यादा इनहिबिट करेगा एज कंपेयर टू PGI2 को, प्रोस्टासाइक्लिन को कम इनहिबिट करेगा और थ्रोम्बोक्सिन A2 को ज्यादा इनहिबिट करेगा। इसके वजह से प्रोस्टासाइक्लिन में कुछ प्रोस्टासाइक्लिन बनेंगे लेकिन थ्रोम्बोक्सिन A2 बिल्कुल भी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एग्रीगेटरी इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये तो हो गया क्या, ये हुआ एनसेड्स। ठीक है, लेकिन एनसेड्स का 2-4 डिमेरिट है, साइड इफेक्ट भी है।
साइड इफेक्ट ये है कि वो मैं बताऊंगा, साइड इफेक्ट आपको बताऊंगा एनसेड्स का साइड इफेक्ट, लेकिन कॉमन साइड इफेक्ट है वाटर रिटेंशन। कॉमन साइड इफेक्ट नहीं, नॉन सिलेक्टिव के लिए कॉमन साइड इफेक्ट बता रहा हूं। तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, COX-2 इनहिबिटर्स में डिफरेंस बता देना। पहला आएंगे एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक इफेक्ट, एंटीपायरेटिक, पायरेटिक इफेक्ट, डक्टस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस, सोडियम वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, रिटेंशन, ठीक है, सोडियम वाटर रिटेंशन। और क्या होगा, मेनोरिया, तो ये दोनों करते हैं, ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे। डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज करता है ये, पर ये नहीं करता। सोडियम और वाटर रिटेंशन ये करता है, ये नहीं करता, ठीक है। डिस्मेनोरिया जो है वो ये करता है, ये नहीं करता। डिस्मेनोरिया को इनहिबिट करता है ये, पर नहीं, डिस्मेनोरिया नहीं, सॉरी थोड़ी गलती हो जा रही है यार, कोई नहीं, गलतियां यही सुधार लेनी है, ठीक है। एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटेड रिएक्शन, एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन जो है ये करता है, ये नहीं करता, एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। और क्या है, और क्या है, और आप बताइए क्या है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और होगा, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है। एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं करता, सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, और है आजमा, आजमा एनेफाइलेक्टोइड, एनेफाइलेक्टोइड रिएक्शन, ये कौन करता है, नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर्स करते हैं। आजमा, आजमा को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं, पर एनेफाइलेक्टोइड रिएक्शंस, एनेफाइलेक्टोइड रिएक्शन और आजमा दोनों को प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है, पर ये नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइड इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, साइड इफेक्ट में 2 मेन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है, एक तो गैस, 3 मेन है, एक है गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है, दूसरा है एनेफाइलेक्टोइड रिएक्शन करवाते हैं, आजमा को प्रेसिपिटेट करवा देते हैं, और तीसरा है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, क्रोनिक हार्ट फेलियर, रीनल इंसफिशिएंसी, रीनल इंसफिशिएंसी में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है पहले से ही, अगर उसको ये दे रहे हैं, एमसेट दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा उसका कार्ड ऑफ कर देते हैं, इसको खत्म कर दे रहे हैं आप, ठीक है। रीनल इंसफिशिएंसी पूरा हो जाएगा उसको, डेंजरस फॉर इट। सोडियम वाटर रिटेंशन कर रहा है तो वो क्या करता है, कैपिलरी नेक्रोसिस होता है, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, रीनल फाइब्रोसिस, ये सब करता है कौन, एनसेड्स। इसका साइड इफेक्ट्स है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ, क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ के थोड़ा रेस्ट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा साइड इफेक्ट्स और इसके यूजेस और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आएगा नॉन सिलेक्टिव, insects, selective, non-selective।
ये हो गया सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में कौन सा आएंगे? सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में आएंगे सेलेकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, जितने भी कॉक्सिब वाले हैं, ठीक है, हिटोरिकॉक्सिब, हिटोरिकॉक्सिब, ठीक है, ये आएंगे सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में, ठीक है। वैल्डेकॉक्सिब, वैल्डेकॉक्सिब, कॉक्सिब, ठीक है। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में आएंगे नेम्ड, क्या? नेम्ड, नेम्ड, नेम्ड याद रखिए, NAMD, नेम्ड। राहुल इज नेम्ड एज, कुछ भी लिख दीजिए, विमसारियन, राहुल इज नेम्ड एज विमसारियन, ठीक है। तो नेम्ड N से आएगा निमेसुलाइड, निमेसुलाइड, A से आएगा एसिक्लोफिनेक, फिनेक, M से आएगा मेलॉक्सिकेम, मेलॉक्सिकेम, E से आएगा ईटोडोलेक, ईटोडोलेक, और D से आएगा डाइक्लोफिनेक। नेम्ड, ठीक है, निमेसुलाइड, एसिक्लोफिनेक, मेलॉक्सिकेम, ईटोडोलेक और डाइक्लोफिनेक। कॉक्स 2 इनहिबिटर्स का लिस्ट जो है वो थोड़ा सा लंबा है, तो कॉक्स 2 नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स को लिए मैं ये मिटाता हूं, आप एक बार और देख लीजिएगा इसको। तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में आएंगे, पहला आएगा, कौन आएगा? पहले आएगा सैलिसिलेट्स, 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 एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन, ठीक है। फिर आएगा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको, इसका न्यूमोनिक कैसे हो सकता है? पेन, PAIN, ठीक है। कैसे? पेन, P से आएगा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें आएंगे आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, I से आएगा आइबुप्रोफेन, N से आएगा नेप्रोक्सेन, नेप्रोक्सेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन, पेन, ठीक है। तो K से आएगा कीटोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ठीक है। पेन में आता है सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो आपको जानने हैं, ये एक्स्ट्रा ड्रग है, मैं बोल दे रहा हूं, कीटोप्रोफेन और आएगा फ्लर्बीप्रोफेन, फ्लर्बीप्रोफेन, ठीक है। आपकी जो KDT में दिया है इसी के हिसाब से, ठीक है। प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव, पेन याद रखिए, बहुत है, हम लोगों को 2 ही ड्रग जानने हैं, वो है आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। कीटोप्रोफेन और फ्लर्बीप्रोफेन जो है वो एक्स्ट्रा है। फिर आया मैफिनामिक एसिड, मैफिनामिक एसिड, ठीक है, मैफिनामिक एसिड आया, ठीक है। फिर आएगा, फिर क्या आएगा? PET, पेट, पेट, PET, E से क्या है? इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में क्या आएंगे? पेरोक्सिकेम, पेरोक्सिकेम, और T से टिनॉक्सिकेम, पेरोक्सिकेम, टिनॉक्सिकेम, ठीक है, पेरोक्सिकेम, पेरोक्सिकेम एंड टिनॉक्सिकेम, ठीक है। PET, ठीक है, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में पेरोक्सिकेम, टिनॉक्सिकेम, ठीक है। अब आया, अब क्या आएगा? इनोलिक एसिड डेरिवेटिव हो गया, अब आएगा आपका पेरोक्सिकेम, टिनॉक्सिकेम, ठीक है। अब पायरेजोलोन, पायरेजोलोन, ठीक है, पायरेजोलोन, पायरेजोलोन्स में ये ज्यादा इतना भी सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर भी याद रखना है, पॉप, पॉप याद रखिए, P फिनाइल ब्यूटाजोन, ब्यूटाजोन,
जोन, ऑक्सीफेन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ठीक है, ठीक है। और ये है पी से प्रोपीफेनाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, प्रोपीफेनाजोन, ठीक है। ये पायराजोलोन आया। इनॉर्गेनिक एसिड डेरिवेटिव पेरोक्सीकेम एंड इनॉक्सीकेम, पीईटी, पेट हो गया, ठीक है। मेफिनामिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एक है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, उसमें क्या क्या रहेंगे एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। एक और है, कहाँ लिखे हैं, एसिटिक, नीचे लिख दें, नीचे लिख देते हैं एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें आएंगे कीटोरोलेक, ठीक है, कीटोरोलेक आएगा, मेन है इसका कीटोरोलेक, ठीक है, कीटोरोलेक हो गया। और क्या आएगा, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक नहीं, डाइक्लोफेनेक नहीं, सॉरी यार, डाइक्लोफेनेक नहीं आएगा, कीटोरोलेक आएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट है, ये आप रख लीजिए, यही मेन है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में, सबसे मेन है कीटोरोलेक, क्योंकि कीटोरोलेक क्या करता है, पोस्ट सर्जिकल पेन से आपको रिलीफ दिलाएगा। और इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल ओपियोइड जितना है, ओपियोइड जितना। तो जहां जहां ओपियोइड यूज हो सकता है वहां वहां थोड़ा थोड़ा कीटोरोलेक देके हम बच सकते हैं। टूथ एक हुआ, टूथ पेन हुआ, दांत निकाल दिया गया है, कीटोरोलेक दे देंगे, ठीक है। तो कीटोरोलेक का यूज यहाँ है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट है कीटोरोलेक, ठीक है। आप इतना याद रखिए, जो जो एक दो पॉइंट भी जो भी छूटा होगा मैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट कोर्स है, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को और अच्छे से तैयार करूंगा और आपको एक अच्छी नॉलेज दूंगा, ठीक है। नॉलेज शेयर करूंगा, दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूं, ठीक है। तब अगले वीडियो में पढ़ेंगे एनसेड्स के जितने भी साइड इफेक्ट्स और उसके क्या क्या यूजेस, और कौन सा एनसेड कौन सा पेन में और कहाँ यूज होगा वो पढ़ेंगे। एनसेड्स के पढ़ेंगे, एनसेड्स के बारे में ओपियोइड्स और एंटी डिप्रेसेंट तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों पढ़ने से हमारा फार्मा के 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा पेन जो है वो जो फिजियोलॉजी का एक पेन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा हैरिसन और हचिनसन के भी पेन टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पेन टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होगा, हैरिसन के आधा कंप्लीट हो गए, हैरिसन के और हचिनसन के भी थोड़े, हचिनसन के भी लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्लिनिकल एक्सपेक्ट्स इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ओपियोइड ये सब खत्म हो जाने के बाद जितने भी एंटी डिप्रेसेंट है फिर आगे जाके और सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, आप मेरे से जुड़े रहिएगा हमेशा के लिए, आपको एक अच्छे नॉलेज में जरूर शेयर करूंगा आपसे। और मैं नीट के लिए भी कुछ जो फॉर्मूलाज जो मैंने अपने टाइम में जो मैंने खुद बनाए थे, खुद मेरे हिसाब से जो मैंने अप्लाई खुद पे किया था और एग्जाम में भी अप्लाई किया था, वही आपको फॉर्मूला शेयर करूंगा मेरे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो थैंक यू।